हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं योगेश कुमार, केमिस्ट्री का बॉस। ये हमारा यूट्यूब चैनल है बेटा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी में लेक्चर नंबर 6 है ये आपका। और आज हम इस लेक्चर में सीखेंगे बेटा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है उसके पीछे मैकेनिज्म क्या होती है, किस प्रकार से कोई रिएक्शन बेटा होती है। ठीक है ना। तो देखो, हमने मान लीजिए कि एक ऑर्गेनिक रिएक्शन है, ठीक है ना। तो कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है तो एरो के लेफ्ट साइड में जो भी लिखा होता है बेटा, देखो ये एरो है, एरो के लेफ्ट साइड में जो भी लिखा होता है बेटा उसे क्या बोलते हैं, हम रिएक्टेंट बोलते हैं। ठीक है ना। और जो राइट साइड में लिखा होता है बेटा उसे क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है ना। अब ये जो रिएक्टेंट होते हैं बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसके दो पार्ट होते हैं मेनली ऑर्गेनिक रिएक्शन में। ठीक है ना। हर ऑर्गेनिक रिएक्शन में इसी प्रकार से हम पढ़ेंगे बेटा। ठीक है। तो दो पार्ट कौन कौन से होते हैं बेटा, रिएक्टेंट के दो पार्ट कौन कौन से होते हैं। एक होता है बेटा सबस्ट्रेट और एक होता है बेटा आपका रिएजेंट। ठीक है ना। और फिर क्या होती है, हर ऑर्गेनिक रिएक्शन किसी ना किसी सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होगी। ठीक है ना। और फाइनली क्या मिलता है, हमें प्रोडक्ट मिलता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें बेटा एक से ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेंगे, मेजर माइनर। ठीक है ना। अब ये जो प्रोडक्ट होता है ना बेटा, मेजर प्रोडक्ट जो होता है, ठीक है ना, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट के ऊपर डिपेंड करता है। हर ऑर्गेनिक रिएक्शन में बेटा कोई ना कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा। ठीक है। अब ये इंटरमीडिएट क्या होते हैं बेटा, इनका फॉर्मेशन कैसा होता है, वो हम इसी वीडियो लेक्चर में आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। चलिए, तो देखो, रिएक्टेंट का एक पार्ट होता है सबस्ट्रेट, जो क्या होगा बेटा, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। और सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्योंकि बेटा कार्बन होता है, और कार्बन हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाता है बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है ना। अब रिएजेंट क्या होता है, ये एक अटैकिंग स्पीसीज होती है, जो किसके ऊपर अटैक करता है बेटा, सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करता है। ठीक है ना। अब रिएजेंट के बेसिस पर ही हम रिएक्शन के टाइप पढ़ेंगे आगे चल के। ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले होता क्या है बेटा, जब भी कोई रिएक्शन होती है तो जो पुराने बॉन्ड होते हैं सबस्ट्रेट में, ठीक है ना, वो हमेशा क्या होते हैं बेटा, ब्रेक होते हैं। और नए बॉन्ड का क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है बेटा, ठीक है ना, सबसे पहले इसमें बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी। ठीक है ना। तो कोवेलेंट बॉन्ड की अगर ब्रेकिंग करनी है तो किस प्रकार से आप करेंगे, उसके कितने हमारे पास टाइप होंगे या कितने वे होंगे किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड आप जानते हैं बेटा बहुत आसानी से, ठीक है ना, कि दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, बोलो, म्यूचुअल शेयरिंग होती है, बराबर की शेयरिंग होती है। मान लीजिए मेरे पास एक कंपाउंड है बेटा, ये मेरे पास एक कंपाउंड है AB, और यहाँ पे इनके बीच में क्या है, ये कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है। तो हमें क्या करना है बेटा, इस कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करना है। इस कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के हमारे पास में दो तरीके हो सकते हैं, क्योंकि इन दोनों ने बराबर की शेयरिंग कर रखी है, और बीच में क्या है बेटा, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये साझे का जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है बेटा, इसको हम अलग अलग करना चाहते हैं। अब ये दोनों अलग अलग होना चाहते हैं। तो देखो, दो तरीके हैं हमारे पास में अलग होने के। क्या है, हम दो तरीके से इन दोनों को अलग कर सकते हैं। एक तो है कि भाई सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जो साझे का इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है बेटा, इसका क्या हो जाए, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, बराबर बराबर, ये दोनों इलेक्ट्रॉन का जो जोड़ा है ये बराबर बराबर बढ़ जाए। जैसे ये जब बराबर अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर ये अलग अलग हो जाए, तो ऐसे केस में किसी के ऊपर चार्ज नहीं आएगा। ठीक है। तो ऐसे केस में हमें क्या मिलेगी, जो स्पीसीज मिलेगी ब्रेक करने के बाद में, वो मिलेंगे हमें रेडिकल मिलेंगे बेटा। ठीक है ना। दूसरा तरीका ये है अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अनसिमेट्रिकल का मतलब है कि दोनों इलेक्ट्रॉनों को बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है इसको एक ही लेके चला जाए। तो ऐसे केस में जब अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन करोगे इलेक्ट्रॉनों का, तो हमें आयन मिलेंगे। ठीक है ना, ये वाले। तो क्या मिलेंगे हमें ऐसे केस में बेटा, आयन मिलेंगे। ठीक है ना। तो दो तरीके हैं जब हम इस शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को किस प्रकार से ब्रेक करें, सिमेट्रिकल, बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए तो रेडिकल मिलेंगे। और अगर अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन के पेयर को कोई एक लेके चला जाए, ठीक है ना, तो फिर ऐसे केस में हमें क्या मिलेंगे बेटा, आयन मिलेंगे। कैटायन मिलेगा, एक एनायन मिलेगा। जो इलेक्ट्रॉन को लेकर जाएगा बेटा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, जिसके पास से जाएगा उसके पास में पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड को हम दो तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। हमारे पास टू टाइप्स हो गए। ठीक है ना। कोवेलेंट बॉन्ड को हमारे पास ब्रेक करने के बेटे कितने टाइप हो गए, टू टाइप्स हो गए। यानी कि दो तरीके से हम किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है। पहला तरीका होता है हमारे पास में होमोलाइटिक। ठीक है ना। क्या होता है बेटा, होमोलाइटिक होता है। होमोलाइटिक फ्यूज़न कह सकते हैं हम इसको। ठीक है ना, होमोलाइटिक फ्यूज़न कह सकते हैं इसको। ठीक है ना, क्लीवेज कह सकते हैं। और इसको हम दूसरी भाषा में कहें तो बेटा इसको हम
होमोलाइसिस भी कह सकते हैं, होमोलाइसिस, ठीक है ना, इसको होमोलाइसिस भी कहते हैं। दूसरा तरीका होता है जिसमें अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है शेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन का, उसे हम कहते हैं बेटा हेट्रोलाइसिस। क्या कहते हैं इसको हम? हेट्रोलाइसिस कहते हैं, हेट्रोलाइसिस। या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं बेटा हेट्रोलाइटिक, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज भी कह सकते हैं, और इसको हम फ्यूजन भी कह सकते हैं। तो दो तरीके से हम किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, जब भी कोई भी रिएक्शन होगी तो हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा। पहले पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे बेटा। तो कोवेलेंट बॉन्ड को दो तरीके से तोड़ेंगे, एक होमोलाइसिस और सेकंड हमारा क्या है बेटा? हेट्रोलाइसिस। देखिए, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे बेटा कि किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड को हम दो तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। पहला तरीका मैंने आपको बताया, कौन सा बोलो? होमोलाइसिस। कौन सा बताया? होमोलाइसिस, ठीक है ना, या होमोलाइटिक क्लीवेज। देखिए, होमोलाइसिस कब होगा बेटा? मान लीजिए मेरे पास ये एक कंपाउंड है ए और बी, ये है हमारे पास में शेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर इसमें क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, अपने अपने इलेक्ट्रॉनों को लेकर ये अलग हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं हम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन बेटा ये बिना हेल्पर की सहायता से अलग नहीं हो सकते दोनों, हमें किसी तीसरे की ज़रूरत पड़ती है ना, एक हेल्पर हमें चाहिएगा। और हमें यहाँ पे एक क्या चाहिएगा? नॉन पोलर सॉल्वेंट भी चाहिएगा, ठीक है ना। नॉन पोलर सॉल्वेंट की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना, नॉन पोलर सॉल्वेंट। जिस भी कंपाउंड में हमें होमोलाइसिस कराना है उसको हम किस में डालेंगे बेटा? किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट में डालेंगे, ठीक है ना। और देखो, बिना किसी हेल्पर की सहायता से ये दोनों आपस में अलग नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो हेल्पर का मतलब क्या होता है बेटा? हेल्पर का मतलब होता है बच्चों, या तो आपको थोड़ी सी हीट देनी पड़ेगी, H फॉर हीट, ठीक है ना। और बेटा E का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, या थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी पास करानी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। इनमें से कोई सी भी कंडीशन, ठीक है ना, तो इनमें से कोई सी भी एक कंडीशन आप लगाओगे तो होमोलाइसिस हो जाएगा बेटा। और L का मतलब होता है बेटा लाइट, सनलाइट, फोटोन, ठीक है ना। चलिए, और जी आप यहाँ पर P का मतलब होता है बेटा कोई पेरोक्साइड डाल दीजिए इसमें, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, ठीक है ना, कोई पेरोक्साइड डाल दीजिए। पेरोक्साइड आप जानते ही हैं बेटा कि पेरोक्साइड लिंकेज क्या होता है? जहाँ पे दो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती हैं बेटा। और लास्ट में क्या है बेटा? R4 क्या होता है बेटा? रेडिकल, या फिर कोई आप रेडिकल इसमें डाल दीजिए, ठीक है ना। रेडिकल किसे कहते हैं बेटा? रेडिकल का मतलब होगा किसी के ऊपर अगर डॉट है तो उसको रेडिकल बोलते हैं। तो इसमें से कोई सी भी कंडीशन आप यहाँ पर लगा दीजिए तो यहाँ पे इनका जो है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। ये बराबर बराबर अपने अपने इलेक्ट्रॉनों को लेकर बेटा अलग हो जाएंगे इस प्रकार से। तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे A डॉट मिलेगा बेटा, और यहाँ मिलेगा हमें क्या मिलेगा? B डॉट मिलेगा। अब ये जो न्यूट्रल स्पीसीज़ हमें मिली हैं, ठीक है ना, इनमें आप जानते हो इनके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये पैरामैग्नेटिक स्पीसीज़ होती हैं, ठीक है। तो इन्हीं को बोलते हैं बेटा हम फ्री रेडिकल। तो होमोलाइसिस करने के बाद में जो हमें स्पीसीज़ मिली है बेटा उसको क्या बोलते हैं? हम फ्री रेडिकल कहते हैं, ठीक है ना। ये फ्री रेडिकल जो होते हैं बेटा ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, हाईली अनस्टेबल स्पीसीज़ होती हैं, इन्हीं को हम इंटरमीडिएट कहते हैं। किसी न किसी रिएक्शन में ये फ्री रेडिकल हमारे ज़रूर बना करेंगे। तो इनका फॉर्मेशन कैसे होता है? होमोलाइसिस के द्वारा हुआ करता है, ठीक है ना। तो इनमें से कोई सी भी कंडीशन आप लगाओगे बेटा नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा, ठीक है ना। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन कौन से होते हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो, ठीक है ना। तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। देखिए, नॉन पोलर सॉल्वेंट जो होंगे आपके, नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं बेटा, जैसे मान लो हमारे पास होगा CH2, ये एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, कार्बन डाइसल्फाइड बोलते हैं। एक होगा बेटा CCl4, इसे बोलते हैं हम कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इनमें से कोई भी हो सकता है, तो होमोलाइसिस हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, अब तो होमोलाइसिस के लिए क्या करेंगे हम, बोलो? हेल्पर और नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। तो हमें फ्री रेडिकल मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा शेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। अब ये इसके लिए कंडीशन क्या है बेटा? इसके लिए कंडीशन क्या है, ठीक है ना। ये तो हमने लिया था इनऑर्गेनिक का, ये तो कोई एक जनरल एग्जांपल लिया ऊपर, ठीक है ना। जैसे हम मान लो यहाँ पे करना चाहते हैं, देखो होमोलाइसिस, ये देखिए होमोलाइसिस हो जाएगा। यहाँ पर हेल्पर में से कोई सी भी एक कंडीशन लगा दी, सनलाइट डाल दीजिए, ठीक है, और यहाँ पे ले दिए CH2, तो क्या हो जाएगा?
ये जो शेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा ये इस प्रकार से ब्रेक हो जाएंगे बिल्कुल सिमेट्रिकली, और यहाँ पर आपको मिलेंगी डॉट, न्यूट्रल स्पीसीज मिलेगी बेटा, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। इनको क्या बोलेंगे बेटा, ये हो गया हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। क्या हो गया ये, इनको बोलते हैं बेटा हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। ठीक है, चलिए ये मिल गया हमें हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। ठीक है, ये हमें हाइड्रोजन फ्री रेडिकल मिल गए। तो किसी का भी होमोलाइसिस कराना है चलिए और देखिए बेटा एग्जांपल, मान लो हम इसमें भी होमोलाइसिस करा सकते हैं। ठीक है, मान लो आपने यहाँ पे ली, हमें सनलाइट डाल सकते हो यहाँ पे, ये ले लिया आपने सनलाइट बेटा। ठीक है, ये आपने सनलाइट ली है यहाँ पे, और यहाँ पे CH2 लिया है, और यहाँ पे ये जो शेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और हमें यहाँ पे क्लोरीन फ्री रेडिकल आपको मिलेंगे बेटा। ठीक है ना। तो अब देखिए, चलो एक ऑर्गेनिक का भी एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। मान लीजिए हमारे पास ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये रहा हमारे पास में, और यहाँ पर हम होमोलाइसिस कराना चाहते हैं। तो देखिए आपको क्या देना पड़ेगा बेटा, सनलाइट देनी पड़ेगी, और कोई भी नॉन पोलर सॉल्वेंट लेना पड़ेगा। ये जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो शेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा, इनका सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। एक्चुअल में हमें क्या मिलेगा, यहाँ कार्बन पे मिलेगा बेटा डॉट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, हाइड्रोजन पे आ जाएगा बेटा डॉट। अब एक्चुअल में हमें यही पढ़ना था, कार्बन के ऊपर किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कार्बन के ऊपर अगर डॉट आ जाता है तो बेटा उसी को बोलते हैं हम कार्बन फ्री रेडिकल। क्या कहते हैं उसको हम, कार्बन फ्री रेडिकल बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या करते हैं, मुक्त मूलक, कार्बन फ्री रेडिकल। बहुत सारी ऑर्गेनिक रिएक्शन में ये इंटरमीडिएट की फॉर्म में बनेगा बेटा, इसे बोलते हैं हम कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है, चलिए मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास एक एग्जांपल ये है बेटा, कहीं से भी आप ब्रेक कर सकते हो कोवलेंट बॉन्ड को। ठीक है ना, कहीं से भी आप कोवलेंट बॉन्ड को बेटा ब्रेक कर सकते हो। मान लो ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, अब इसकी हमें पहचान कैसे पड़ेगी बेटा, है ना, कंडीशन क्या है वो अभी देखो इस एग्जांपल के बाद में हम डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास H हो गया, फोटोन हो गया, सनलाइट होगी, और ये हो गया हमारे पास में बेटा सॉल्वेंट होगा। देखिए आप यहाँ से, यहाँ भी शेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा, आप यहाँ से भी इस प्रकार से अलग कर सकते हो। ठीक है, यहाँ भी क्या है आपके पास में बेटा, ये शेड पेड, यहाँ से भी ये होमोलाइसिस हो सकता है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपकी इच्छा है कहीं से भी इसको ब्रेक कर सकते हो। ठीक है ना, लेकिन कंडीशन ये है, देखिए तो आपको दो तरीके से फ्री रेडिकल मिलेंगे यहाँ पे। एक मिल जाएगा आपको, ये मिलेगा बेटा फ्री रेडिकल, और एक आपको मिलेगा बेटा H डॉट मिलेगा, अगर आप यहाँ से ब्रेक करना चाहते हो। ठीक है ना, तो ये भी आपको मिल गए कार्बन फ्री रेडिकल, ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल है। ठीक है ना, चलिए तो होमोलाइसिस करने के बाद में हमें क्या मिलेगा बेटा, कार्बन फ्री रेडिकल मिलेगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले कंडीशन देखते हैं। क्या देखते हैं बेटा, कंडीशन हमें पता होनी बहुत ज़रूरी है कि होमोलाइसिस आपको कब कराना है। ठीक है ना, तो कंडीशन, क्योंकि अगर आपको कोई 4 ऑप्शन देता है ना, तो उसमें पूछता है कि होमोलाइसिस क्या होगा, कंडीशन फॉर होमोलाइसिस। देखिए कंडीशन फॉर होमोलाइसिस, तो होमोलाइसिस के लिए क्या कंडीशन होती है, कब कराएंगे हम। ठीक है ना, देखिए पहली कंडीशन ये होती है बेटा कि हमेशा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपका, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हो या कोई भी हो, ठीक है ना, मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, मॉलिक्यूल आपका गैसियस होना चाहिए। मॉलिक्यूल शुड बी गैसियस। ठीक है ना, ये याद रखो। ठीक है, क्या होना चाहिए बेटा, शुड बी गैसियस होना चाहिए। तो किसी भी गैसियस मॉलिक्यूल में होमोलाइसिस आप करा सकते हो। ठीक है ना, गैसियस होना बहुत ज़रूरी है, तो बॉन्ड की ब्रेकिंग क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। पहला केस ये होगा। ठीक है ना, तो जैसा हमने अभी एग्जांपल लिया पीछे Cl2 में करा था बेटा, तो ये भी एक गैस है। एक H2 लिया था हमने, ये भी एक गैस है। ठीक है ना, एक हमने CH4 लिया था मीथेन गैस, ये भी एक गैस है। एक हमने लिया था C2H6 बेटा, ये भी क्या है आपकी, ये सारी की सारी क्या है बेटा, सब गैस है। तो जब भी होमोलाइसिस होगा तो पहली कंडीशन होगी आपकी कि मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए बेटा, गैसेस होना चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन देखिए, सेकंड कंडीशन क्या है बेटा, सेकंड कंडीशन है बच्चों यहाँ पे हमारे पास में कि जो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दो एटम के बीच में ना, डिफरेंस, ये सबसे की पॉइंट है बेटा, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है ना, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शुड बी जीरो। क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, शुड बी जीरो। ठीक है ना,
यानी कि दो एटम जिनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है ना, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 होना चाहिए या उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए बेटा, बराबर होनी चाहिए। तभी जो है कोवलेंट बॉन्ड का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और तभी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। देखो अभी आपने पीछे बॉन्ड को ब्रेक किया है, एच के बीच में दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है बेटा, 0 है। अभी आपने Cl के बीच में बॉन्ड को ब्रेक किया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है, 0 है, यानी कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बेटा, सेम है, ठीक है। इसी प्रकार अभी हमने कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड को ब्रेक किया था बेटा, ठीक है ना। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड को ब्रेक किया था, तो यहाँ भी कार्बन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना बेटा, वो भी लगभग क्या होती है, सेम ही होती है, ठीक है ना। तो पॉइंटों में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, सेम ही होता है। तो ये 2 पॉइंट हैं सबसे बड़े कि मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, गैसेस होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या उनकी बिल्कुल सेम होनी चाहिए। और तीसरी कंडीशन होती है बेटा हेल्पर, ठीक है ना। बिना हेल्पर की सहायता से आप होमोलाइसिस नहीं करा सकते। हेल्पर का मतलब मैंने आपको बताया था, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, पेरोक्साइड और रेडिकल। और नंबर 4 कंडीशन होती है बेटा क्या, कि नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है ना, नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। तो अगर ये आपकी चारों कंडीशन बेटा है तो उसमें होमोलाइसिस हो जाएगा, ठीक है ना। और जो कोवलेंट बॉन्ड है वो किस प्रकार से टूटेगा बेटा, सिमेट्रिकली टूटेगा और आपको फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, चलिए होमोलाइसिस आपने किया और कार्बन फ्री रेडिकल आपने बनाया, ठीक है। और कुछ होमोलाइसिस करते हैं, ठीक है। देखिए मान लो हमारे पास में बेटा ये देखो, यहाँ देखिए बहुत इम्पोर्टेंट फ्री रेडिकल बनेगा एक, कहीं भी आप करा सकते हैं होमोलाइसिस, ठीक है ना। मान लो आप यहाँ होमोलाइसिस कराना चाहते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ लाइट डालिए बेटा, सनलाइट, ठीक है, और नॉन पोलर सॉल्वेंट CH2, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्री रेडिकल आपको मिलेगा जिसका नाम होगा CH3 और बेटा CH, और ये बन गया कार्बन के ऊपर डॉट है तो इसको भी कार्बन फ्री रेडिकल ही बोलेंगे हम बेटा, ठीक है ना। ये मिल गया देखो, ठीक है। आइसोप्रोपाइल कार्बन फ्री रेडिकल है। और देखो बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्री रेडिकल बनाते हैं, यहाँ देखिए होमोलाइसिस हो जाएगा बेटा, होमोलाइसिस कार्बन कार्बन के बीच में करा सकते हो, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में करा सकते हो बेटा, ये बॉन्ड भी यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और यहाँ भी हमें एक कार्बन फ्री रेडिकल मिलेगा जिसको हम बेंजाइलिक कार्बन फ्री रेडिकल कहते हैं, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ हमें मिलेगा बहुत इंपॉर्टेंट फ्री रेडिकल डॉट बेटा, याद रखो इसको, और H डॉट सॉरी। और एक और देखिए फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके नाम लिखूँगा मैं अभी। देखिए ये देखिए बेटा, यहाँ भी आप होमोलाइसिस करा सकते हैं और होमोलाइसिस कराएंगे तो आपको सनलाइट और नॉन पोलर सॉल्वेंट की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ जो आपको ये फ्री रेडिकल मिलेगा बेटा, इसका नाम होता है एलाइलिक फ्री रेडिकल। क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्री रेडिकल है, एलाइलिक फ्री रेडिकल, ठीक है। तो इस तरह से आप होमोलाइसिस कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। ये है आपका CH2। चलिए देखिए अगर मैं तो होमोलाइसिस करने के बाद में जो आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट मिला उसका क्या नाम बेटा, कार्बन फ्री रेडिकल, ठीक है। तो मैं कुछ यहाँ पे टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल लिख देता हूँ फटाफट, जिनको आप पढ़ेंगे याद रखेंगे क्योंकि आगे ये चैप्टर में काम आने वाले हैं बेटा। टाइप्स ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, ठीक है, टाइप्स ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, ठीक है। देखिए टाइप्स ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल की बात करें तो देखिए जैसे मान लो बेटा हमारे पास कहीं CH3 डॉट मिलता है हमें, तो ये आप जानते हो CH3 को क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं मिथाइल रेडिकल, मिथाइल कार्बन रेडिकल या मिथाइल फ्री रेडिकल बोल सकते हैं इसको, कार्बन फ्री रेडिकल, ठीक है ना, फ्री रेडिकल। ये इसको खाली क्या कह सकते हो, मिथाइल फ्री रेडिकल भी कह सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए और बेटा जैसे मान लो हमारे पास है C2H5 डॉट, ये वाला, इसको क्या बोलोगे आप बेटा, इसको इथाइल फ्री रेडिकल बोलते हैं इसको, इथाइल फ्री रेडिकल, इथाइल फ्री रेडिकल भी हम इसको बोलते हैं बेटा। तो ये नोमेनक्लेचर आप याद रखेंगे। अब इथाइल को देखो आप ऐसे लिख सकते हो इसको, इथाइल को
CH3 और CH2, ये देखिए ध्यान से। कार्बन के टाइप्स मैंने आपको पढ़ाए थे। तो अगर डॉट 1 डिग्री कार्बन के ऊपर आ रहा है बेटा, तो इसको प्राइमरी फ्री रेडिकल या 1 डिग्री फ्री रेडिकल भी हम बोलते हैं, ठीक है ना। ये प्राइमरी फ्री रेडिकल है या 1 डिग्री फ्री रेडिकल है, ठीक है ना। इसी प्रकार बेटा हमारे पास ये देखिए एक आएगा, ये सब फ्री रेडिकल आगे बेटा आएंगे, तो इनका नोमेनक्लेचर आपको आना चाहिए। इसका कॉमन नाम क्या होगा, देखो इसे बोलते हैं आइसोप्रोपाइल कार्बन फ्री रेडिकल, ठीक है। लेकिन जो जिस कार्बन के ऊपर डॉट है बेटा वो कितना कार्बन है, वो 2 डिग्री है, तो इसको हम 2 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल भी बोलते हैं, ठीक है ना। 2 डिग्री कार्बन यानी कि सेकेंडरी फ्री रेडिकल भी हम इसको बोला करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए इसके बाद में आता है बेटा, जैसे मान लो हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्री रेडिकल है, ठीक है। इसको देखिए आप बेटा, ये हो गया हमारा, ये लो, तो बहुत आसान है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये कार्बन देखिए क्या है, इस एक कार्बन के साथ में अगर 3 मिथाइल ग्रुप लगे होते हैं तो बेटा इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला करते हैं हम टर्सरी, इसको बोलते हैं हम टर्सरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बन फ्री रेडिकल, ठीक है ना। कार्बन फ्री रेडिकल बोला करते हैं इसको हम, ठीक है, कार्बन फ्री रेडिकल इसको बोलते हैं। और क्योंकि डॉट 3 डिग्री कार्बन के ऊपर है तो इसको हम टर्सरी क्या बोलते हैं, इसको हम टर्सरी कार्बन फ्री रेडिकल भी बोलते हैं बेटा, टर्सरी कार्बन फ्री रेडिकल भी हम इसको बोलेंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा, या इसको आप क्या बोल सकते हो बेटा, इसको आप 3 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल भी कह सकते हो, ठीक है। तो नाम आपको याद होना चाहिए। और एक और बेटा बहुत इंपॉर्टेंट फ्री रेडिकल होता है जिसका नाम होता है ये वाला, देखिए इसको भूलना नहीं है बिल्कुल भी। ये देखिए बेटा, ये कौन सा कार्बन है, बेंजाइलिक। तो इस फ्री रेडिकल का नाम क्या होगा बोलो, इसको हम बोलेंगे बेंजाइलिक, बेंजाइलिक कार्बन फ्री रेडिकल, बेंजाइलिक कार्बन फ्री रेडिकल हम इसको बोलेंगे, ठीक है, फ्री रेडिकल। चलिए एक और लिख देता हूँ मैं बेटा, तो इनके नाम नहीं भूलेंगे, इनको याद रखेंगे हमेशा, ठीक है। CH डबल बॉन्ड CH2 CH, और एक आ गया बेटा हमारे पास, ये आ गया, देखो मैंने आपको बताया था बेटा डबल बॉन्ड से नेक्स्ट जो कार्बन होता है वो कौन सा होता है बोलो, एलाइलिक कार्बन होता है। तो इसलिए इस फ्री रेडिकल का नाम होता है बेटा, इसको बोलते हैं हम एलाइलिक फ्री रेडिकल, ठीक है ना। तो ये कुछ फ्री रेडिकल के नाम है बेटा, इनको आप भूलेंगे नहीं बढ़िया तरीके से। चलिए अब देखो, कोई भी कार्बन फ्री रेडिकल हो, कार्बन फ्री रेडिकल को हम इस तरह से लिखा करते हैं, ये लीजिए कार्बन के ऊपर क्या लगा दिया हमने, ये डॉट लगा दिया, ठीक है। और इसकी पहचान ये होती है कि इसके पास में एक ओड इलेक्ट्रॉन हुआ करता है, हमेशा ध्यान रखो, ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि जी कार्बन फ्री रेडिकल की डेफिनेशन क्या है, तो आप लिखेंगे भैया एक ऐसी ओड इलेक्ट्रॉन वाला कार्बन जिसकी वैलेंसी सेल में क्या होती है बेटा 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसी को हम कार्बन फ्री रेडिकल कहते हैं, ठीक है ना। तो कार्बन फ्री रेडिकल के लिए आप ये लिखेंगे कि भाई इसकी जो वैलेंसी सेल होती है, ठीक है ना, वैलेंसी सेल यानी कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन की वैलेंसी सेल में क्या हो बेटा 7 इलेक्ट्रॉन हो, तो उसी को हम बोला करते हैं कार्बन फ्री रेडिकल, ठीक है ना। अब ऑक्टेट क्या होगा इसका बोलो, ऑक्टेट इसका हो गया बेटा इनकम्प्लीट। तो जो कार्बन फ्री रेडिकल होता है इसका ऑक्टेट क्या होता है बेटा, इनकम्प्लीट हुआ करता है, ठीक है ना। मैंने कहने का मतलब ये एक हाईली अनस्टेबल होता है बेटा, ये एक हाईली अनस्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट हुआ करता है, ध्यान रख लो इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट, इसके पास में 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होता है, 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास में, ठीक है। तो इसकी नेचर कैसी होती है बेटा, इसकी नेचर हुआ करती है आपकी बोलो ये पैरामैग्नेटिक होता है, क्या होता है ये पैरामैग्नेटिक होता है,
क्या होता है ये आपका पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है ना। देखो कार्बन फ्री रेडिकल का मतलब एक ये हमेशा क्या होता है, ये एक न्यूट्रल गैसियस एटम होता है बेटा कार्बन, ठीक है ना। कोई भी ऐसा गैसियस हो, न्यूट्रल हो, ठीक है ना, जिसके पास में एक ओड इलेक्ट्रॉन हो और उसके वैलेंसी सेल में कितने हो बेटा 7 इलेक्ट्रॉन हो, उसी को कार्बन फ्री रेडिकल हम बोला करते हैं, ठीक है। अब देखो इसके पास हमेशा क्या होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है ना। और ये ट्राइगोनल प्लेनर क्या होती है बेटा इसकी, बोलो शेप होती है। देख लो इसकी, इस तरह से हम इसको दिखा करते हैं, ये इस तरह से ये कार्बन होगा, इसकी एक सेल के अंदर एक और इलेक्ट्रॉन बेटा ये पड़ा रहता है इस प्रकार से, ठीक है ना। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट में आपको क्या ध्यान रखना है बेटा कि ये हाईली अनस्टेबल और रिएक्टिव स्पीसीज होती है, ठीक है ना। तो ये जो कार्बन फ्री रेडिकल होगा आपका, ध्यान रखो, ये जो कार्बन फ्री रेडिकल होगा आपका बेटा ये अनस्टेबल है। क्या है बोलो, ये अनस्टेबल होता है, इसके पास में एक और इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखेंगे बेटा, इसके पास में जब भी कोई ऐसा ग्रुप जुड़ेगा जो इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा, तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाओगे इस कार्बन के साथ, तो हमेशा इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा, बढ़ेगी, ठीक है ना। तो आप ये कह सकते हो कि जो कार्बन फ्री रेडिकल होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। तो ये हम पढ़ेंगे अभी आगे चल के कि कौन कौन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप जो होते हैं बेटा, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉनों को खींचेंगे अपनी तरफ को, तो वो इस कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को क्या करेंगे बेटा, डिक्रीज़ कर देंगे, इसकी स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, वो डिक्रीज़ कर देंगे, ठीक है ना। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कार्बन फ्री रेडिकल की, ठीक है ना। तो मैं वो रिएक्शन भी लिख देता हूँ कि कौन कौन सी रिएक्शन में बेटा कार्बन फ्री रेडिकल आपका बनने वाला है, ठीक है ना। चलिए, इसकी सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन हुआ करती है बेटा कौन सी, जिसे हम बोलते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, जिसकी सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है ना। इसमें आप बहुत सारी रिएक्शन पढ़ोगे बेटा, हेलोजिनेशन वगैरह, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ठीक है। और एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है बेटा इसका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जो है वो, उसमें भी रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बनेगा आपका, पेरोक्साइड कार्बन फ्री रेडिकल बनता है। और बेटा एक होती है कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस, कौन सी होती है, कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ेंगे आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसमें भी कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा बेटा, उसमें भी कार्बन फ्री रेडिकल ही बनेगा। और एक और बहुत फेमस रिएक्शन होती है जिसको हम कहते हैं बेटा वुड्स रिएक्शन, ठीक है ना। तो इसके अलावा और भी कुछ और रिएक्शन है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इन सब में आपका कार्बन फ्री रेडिकल बनने वाला है। तो आपने सीखा कि कार्बन फ्री रेडिकल क्या होता है बेटा, ऐसा कोई भी और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन की वैलेंसी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन हो, या कोई भी ऐसा गैसियस न्यूट्रल एटम बेटा जिसमें कार्बन के पास में एक और इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि उसकी वैलेंसी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है, ये हाईली रिएक्टिव स्पीसीज होती है, ठीक है ना। चलिए, जिसका फॉर्मेशन होमोलाइसिस के द्वारा होता है। नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट ब्रेकिंग की बात करें बेटा, तो दूसरी ब्रेकिंग मैंने बताई थी आपको, सेकंड टाइप बताया था हेट्रोलाइसिस। क्या बताया था बोलो, हेट्रोलाइसिस, ठीक है ना, हेट्रोलाइसिस, ठीक है। देखिए हेट्रोलाइसिस में क्या होगा, ये कब होगा, मैंने आपको बताया था हेट्रोलाइसिस कह दो इसको, या हेट्रोलाइटिक क्लीवेज कह दो बेटा, ठीक है ना, या इसको हम क्या कह सकते हैं, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज कह सकते हैं इसको, है ना, क्लीवेज। ये कब होता है बेटा, ठीक है ना, ये तब होता है बेटा जब दो एटम के बीच में क्या हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, ठीक है ना, एक बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो,
एक बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। और इसमें जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसका अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये दोनों शेयर्ड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी एक के पास ही चले जाते हैं। और इसमें जो सॉल्वेंट यूज़ होता है बेटा, वो कौन सा यूज़ होता है? पोलर सॉल्वेंट हुआ करता है। कौन सा? पोलर सॉल्वेंट। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ठीक है ना, आप किस में डालोगे? पोलर सॉल्वेंट में। जैसे वाटर है बेटा, ठीक है ना, तो A+ मिलेगा और आपको यहाँ मिलेगा B, ये मिलेगा बेटा। तो इसका मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉनों को लेकर कौन चला गया? B चला गया। तो आप ये क्या होगे कि B इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। B क्या है बेटा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है किसकी कंपैरिजन में? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन A, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर डिफरेंस रहेगा तो वहाँ पे किस प्रकार की ब्रेकिंग होगी बेटा? हेटेरोलाइसिस होगी और आयंस आपको मिलेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम इसका एग्जांपल लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा। देखिए अपने आप ही आपको मालूम पड़ जाएगा कहाँ होमोलाइसिस होगा और बेटा कहाँ आपको हेटेरोलाइसिस करना है। ध्यान से देखिए, बोलो कहाँ पे हेटेरोलाइसिस होगा बेटा? जहाँ भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा। आप ध्यान से देखिए, कार्बन की कंपैरिजन में Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दोनों इलेक्ट्रॉनों को लेकर बेटा चला जाएगा। तो कंप्लीटली बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जाएगी। और किसकी प्रेजेंस में होता है ये? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होता है। इससे क्या होगा बेटा? इससे कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और बेटा Cl पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब ये जो स्पीसीज़ मिली है हमें नई वाली, जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है बेटा, इसी को कहा करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोकेटाइन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट है बेटा, जो बहुत सारी रिएक्शन में काम आने वाला है, ठीक है ना। तो हेटेरोलाइसिस से हमें क्या मिला बेटा? कार्ब एनएन, कार्बोकेटाइन मिला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। इसी प्रकार से आप और भी ब्रेकिंग कर सकते हो। देखो CH3 और यहाँ पे लिया मैंने CH और CH3, ये लीजिए यहाँ पे लिया हमने Cl। तो देखिए किस प्रकार की ब्रेकिंग होगी यहाँ भी हेटेरोलाइसिस करेंगे, ये बॉन्ड ऐसे ही टूटेगा बेटा। और जो आपको यहाँ पे इंटरमीडिएट मिलने वाला है बेटा, उस इंटरमीडिएट का नाम है कार्बोकेटाइन। क्या बोलो? कार्बोकेटाइन बोलते हैं बेटा इसको, हिंदी में इसको बोलते हैं कार्बधनैन, ठीक है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। अब देखिए बेटा एक और अब ये आप कहोगे Cl कार्बन की कंपैरिजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो दोनों इलेक्ट्रॉनों को लेकर यही चला गया बेटा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है बेटा, देखो CH3 और ये देखिए, अगर हम मान लो किसी बेस की प्रेजेंस में, ध्यान रखो बेस की प्रेजेंस में, आगे वैसे आप समझ जाओगे, किसी बेस की प्रेजेंस में इस बॉन्ड को ब्रेक करें, तो बेस किसे कहते हैं बोलो? बेस उसे कहते हैं बेटा जो H+ को अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया करता है। इसके पास में इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं तो ये H+ को ले जाएगा इस तरह से, ठीक है ना। तो अगर बॉन्ड इधर को ब्रेक हो गया है बेस की प्रेजेंस में, तो फिर कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा बेटा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पे क्या बनेगा? ये H+ अलग निकल जाएगा जो बेस के साथ में चला जाएगा। अब कार्बन पे अगर नेगेटिव चार्ज आ गया है तो इसका मतलब है ऐसी स्पीसीज़ को हम बोला करते हैं कार्बोनाइन। क्या मिलते हैं? कार्बोनाइन, ठीक है ना। तो इस प्रकार के ब्रेकिंग से हमें दो प्रकार के इंटरमीडिएट मिले, एक कार्बोकेटाइन मिला, एक हमें कार्बोनाइन मिला, ठीक है ना। चलिए देखिए, जो आपका बेटा ये कार्बोकेटाइन होता है, जो आपका ये कार्बोकेटाइन होता है, ये वाला जो आपका ये कार्बोकेटाइन है बेटा, क्या होता है ये बोलो? कार्बोकेटाइन किसे बोलेंगे बेटा? एक पॉजिटिव चार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन के ऊपर क्या हो? पॉजिटिव चार्ज हो। एक ऐसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बेटा जिसमें कार्बन के ऊपर क्या हो? पॉजिटिव चार्ज हो, उसी को क्या बोलते हैं? हम कार्बोकेटाइन बोलते हैं, ठीक है ना। और देखो ये क्या होता है, इसके पास में बेटा वैलेंसी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। छोटी छोटी प्रॉपर्टी लिख ली इसको, ठीक है ना। और बेटा इसका भी ऑक्टेट क्या होता है बोलो? इनकम्प्लीट होता है। ऑक्टेट क्या होता है इसका? इनकम्प्लीट होता है, ठीक है ना। इनकम्प्लीट ऑक्टेट होने की वजह से ये क्या होता है? ये भी हाईली अनस्टेबल होता है बेटा, ये भी हाईली क्या होता है? अनस्टेबल होता है, ठीक है। चलिए अनस्टेबल है
सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं तो ये क्या होता है बेटा, डाईमैग्नेटिक होता है। क्या होता है ये बोलो, ये डाईमैग्नेटिक हुआ करता है। कार्बोकेटाइन ये डाईमैग्नेटिक होगा। और अगर हम बात करें तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज़ होती है बेटा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज़ होती है ये, डेफिशिएंट का मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है इसके पास में, ठीक है ना। ये भी क्या होता है बेटा, ये 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, क्या होता है बोलो, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर रिसीवर होता है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन के पेयर को रिसीव कर लेता है, ठीक है। मतलब ये एक लुईस एसिड की तरह काम करेगा। लुईस एसिड भी तो यही होता है। लुईस एसिड क्या होता है, जो एक इलेक्ट्रॉन के पेयर को रिसीव करता है, ठीक है ना। चलिए हमेशा ध्यान रखेंगे बेटा क्या, कि कार्बन के ऊपर जहाँ भी पॉजिटिव चार्ज होगा वहाँ पे sp2 हाइब्रिडेशन होगा, हमेशा ध्यान रखो, ठीक है ना। क्लियर है, ठीक है। ये भी ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है बेटा, इसकी ज्योमेट्री भी ट्राइगोनल प्लेनर होती है। इसी प्रकार से हम इसको दिखाया करते हैं ऐसे करके। और ये जो है एक पी ऑर्बिटल इसके पास क्या होती है, खाली होती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसकी रिएक्शन की बात करें कि भाई कार्बोकेटाइन की कौन कौन सी रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं बेटा, है ना। तो आप देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे हम इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। क्या पढ़ेंगे बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आप पढ़ोगे, जो 11th क्लास वाले बच्चे हैं वो इसको 12th में पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन आपको पता होना चाहिए किस रिएक्शन में ये इंटरमीडिएट के फॉर्म में बनेगा बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और बेटा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना। एक है आपकी कौन सी रिएक्शन में बनेगा ये, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना। ये तो 11th क्लास में ही आप पढ़ोगे इस रिएक्शन को बेटा। अभी आगे ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म है, इसको कौन देते हैं, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। और ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम, एल्कीन, और बोलो क्या बोलते हैं ऐसे कंपाउंड को बेटा, एल्कीन और एल्काइन। तो ये रिएक्शन वहाँ पढ़ने वाले हो आप, ठीक है ना। आगे ये आप पढ़ोगे, ये इंटरमीडिएट और कहाँ बनेगा बेटा, कार्बोकेटाइन एलिमिनेशन रिएक्शन में बनेगा। कहाँ पड़ेगा, मिले कहाँ बनेगा ये, एलिमिनेशन रिएक्शन में भी ये वाला इंटरमीडिएट आपका बनेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन तो हम कहाँ पढ़ने वाले हैं, 11th में भी पढ़ेंगे, जहाँ पे एल्कीन और एल्काइन का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है ना। तो ये कुछ रिएक्शन है कार्बोकेटाइन के बेटा, जहाँ पे ये बनेगा इंटरमीडिएट की फॉर्म में, ठीक है। अच्छा मैं कार्बोनेन के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। ये देखिए कार्बोनेन क्या होता है बेटा, एक ऐसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। और बेटा क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर फालतू होता है, तो आप ये कह सकते हो कि इसका ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसका ऑक्टेट क्या होता है बेटा, कंप्लीट होता है हमेशा, ठीक है। और ये 1 इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है बेटा, ये डोनर होता है। क्या होता है, ये डोनर होता है, ठीक है। मतलब ये लुईस बेस की तरह काम करा करता है, किसकी तरह, लुईस बेस की तरह काम करा करता है। लेकिन ये क्या होता है, ये भी अनस्टेबल होता है बेटा, ये भी क्या होता है, अनस्टेबल होता है। अब ये अनस्टेबल क्यों होता है, नेगेटिव चार्ज की वजह से, नेगेटिव चार्ज की वजह से, ठीक है ना। तो नेगेटिव चार्ज किसी के ऊपर चाहे पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, चार्ज की वजह से हमेशा स्पीसीज़ क्या होती है, अनस्टेबल होती है, ठीक है ना। चलिए दूसरी बात, इसके ऊपर भी ये एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज़ होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज़ होती है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे इसको। और जब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप आप लगाओगे बेटा, खींचने वाले, ठीक है ना, तो ये जो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप कहोगे कि इसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप क्या करेंगे, इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे बेटा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया आपने,
तो अभी घबराइए मत, ये पढ़ने वाले हैं कौन से ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं और कौन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग होते हैं। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है बेटा, डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज को बढ़ा देंगे, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी क्या होगी, आपकी डिक्रीज हो जाएगी बेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट आप याद रखेंगे कि हमेशा इसके ऊपर sp2, अगर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो बेटा sp2 हाइब्रिडेशन भी हो सकता है, sp भी हो सकता है, और बेटा क्या हो सकता है, sp3 भी हो सकता है। तो इसके लिए मैंने आपको एक वीडियो बना रखी है, ठीक है ना। फर्स्ट वीडियो बनाई थी मैंने GOC में, ऑर्गेनिक हाइब्रिडाइजेशन कार्बन के ऊपर। तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कि कब कार्बन नेगेटिव के ऊपर sp2 हाइब्रिडेशन होगा, कब sp होगा, कब sp3 होगा, ठीक है ना। चलिए, इसकी जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है बेटा, कार्बन आयन की जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है वो होती हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। क्या होती हैं, कंडेंसेशन, ठीक है ना। कंडेंसेशन में जैसे आप एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ोगे, ठीक है ना, कंडेंसेशन रिएक्शन, तो ये 12th क्लास वाले सिलेबस में पढ़ोगे आप। जैसे कंडेंसेशन में आप पढ़ते हो आपका एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन एक बहुत फेमस रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो उसमें ये रिएक्शन इंटरमीडिएट के रूप में बनेगा बेटा, ठीक है। एक 12th क्लास में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आएगी बेटा, कैनिज़ारो रिएक्शन। कौन सी आएगी, कैनिज़ारो। तो ये जो रिएक्शन है बेटा, इन रिएक्शन में आपका जो इंटरमीडिएट बनता है वो यही बनता है। एक और पढ़ते हैं बेटा इसमें, पर्किन कंडेंसेशन, एक होती है पर्किन कंडेंसेशन या पर्किन रिएक्शन हुआ करती है। तो इसमें भी जो इंटरमीडिएट बनता है आपका वो कार्बन आयन ही बना करता है, ठीक है ना। क्या बनता है, कार्बन आयन ही बना करता है, ठीक है। तो ये हो गया बेटा, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब भी आप कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो हमें 3 प्रकार के इंटरमीडिएट मिलेंगे, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बोकेटायन और कार्बन आयन, ठीक है। यही हमारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ऑर्गेनिक रिएक्शन में बनने वाले हैं, ठीक है। तो कुछ मैं इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ एग्जांपल कार्बोकेटायन के, ठीक है। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्बोकेटायन है बेटा ये वाला, ठीक है ना। बस केवल नाम चेंज हो जाएगा बेटा, मॉलिक्यूल वही है। देखो यहाँ पे जब आपने डॉट लगाया था तो कार्बन फ्री रेडिकल, नेगेटिव लगाया था तो कार्बन आयन हो जाएगा, और जो पॉजिटिव लगाओगे तो कार्बोकेटायन। ये कौन सा हो जाएगा, 3 डिग्री कार्बोकेटायन हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज 3 कार्बन के साथ में है। एक और बहुत फेमस है बेटा, ये देखो ये होगा, ये कौन सा कार्बोकेटायन है ज़रा बताइए, ये बेटा बेंजाइलिक कार्बोकेटायन है। ये क्या है, ये बेंजाइलिक कार्बोकेटायन है बेटा, इनकी स्टेबिलिटी आगे पढ़ेंगे। ये कौन सा कार्बोकेटायन है बोलो, ये देखो, अगर कभी भी डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए बेटा, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको तो बेंजाइलिक बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं इसको, बेंजाइलिक कार्बोकेटायन बेटा। तो इनकी स्टेबिलिटी आपको सीखनी है, ये होगा। और जब भी डबल बॉन्डेड कार्बन पाएगा बेटा तो उसे बोलते हैं विनाइलिक कैटायन, विनाइलिक कार्बोकेटायन, ठीक है, कार्बोकेटायन बेटा। और ये देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2, इसका नाम बोलो, इसे हम बोलते हैं बेटा एलाइलिक। क्या बोलते हैं इसको, एलाइलिक कार्बोकेटायन। और सेम नाम होंगे यही, नेगेटिव चार्ज लगाओगे तो, ठीक है। चलिए, जैसे मान लो मैं लगा दूं यहाँ पे, ये देखिए, मान लो मैं कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा दूं तो आगे हम सब इनकी स्टेबिलिटी पढ़ेंगे बेटा सबकी। ये क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बेंजाइलिक, बोलो क्या नाम होगा इसका बच्चों, बेंजाइलिक कार्ब एनायन, कार्ब एनायन, ठीक है। चलिए, शॉर्ट में मैं बता देता हूँ कि हमें जो बॉन्ड ब्रेकिंग हमने करी बेटा, जो हमने बॉन्ड ब्रेकिंग करी कोवेलेंट बॉन्ड की, ठीक है ना, वो ब्रेकिंग हमने करी थी 2 तरीके से, होमोलाइसिस है ना, एक तरीका कौन सा था हमारा बोलो, होमोलाइसिस, होमोलाइसिस, ठीक है। होमोलाइसिस से हमें क्या मिला बेटा, होमोलाइसिस से मिला था हमें कार्बन फ्री रेडिकल। क्या मिला हमें, कार्बन फ्री रेडिकल मिला, ठीक है ना, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रेडिकल है। कार्बन फ्री रेडिकल मतलब कार्बन के ऊपर डॉट। और बेटा दूसरा जो हमारा था बॉन्ड ब्रेकिंग थी वो कौन सी थी, हेट्रोलाइसिस। क्या थी बोलो, हेट्रोलाइसिस।
तो हेटेरोलाइसिस से हमें बेटा कितने इंटरमीडिएट मिले, हेटेरोलाइसिस से हमें मिले 2। एक मिला हमें कार्बोकेटैन, क्या मिला, कार्बोकेटैन मतलब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। एक हमें क्या मिला बेटा, कार्बोनेन, क्या मिला, कार्बोनेन मिला। कार्बोनेन का मतलब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि बॉन्ड ब्रेकिंग करने से हमें 3 टाइप के इंटरमीडिएट मिले, ठीक है ना। और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों इन्हीं का जलवा रहेगा, एक कार्बोकेटैन, ठीक है, एक कार्बन फ्री रेडिकल और एक बेटा कार्बोनेन, ठीक है ना। इसके अलावा और भी इंटरमीडिएट होते हैं, जैसे कार्बिन होता है, नाइट्रीन होता है, बेंजाइन होता है, तो उनको हम आगे चल कर पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज हमने सीखा इस वीडियो में कि जब भी कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन होगी तो सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्ड का हम क्या करेंगे बेटा, ब्रेकिंग करेंगे। ब्रेकिंग करने से हमें 3 टाइप के इंटरमीडिएट मिलेंगे, कार्बोकेटैन, कार्बोनेन और कार्बन फ्री रेडिकल, ठीक है। चलिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए बढ़िया तरीके से। थैंक यू।